गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि समय समय पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। प्रथम लेसन और द्वितीय लेसन, 2 लेसन के बाद हम सीधा 5वें लेसन को कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5वें लेसन का कनेक्शन सीधा दूसरे लेसन के साथ है और यहाँ हम कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़ा मैं उसका एक प्रीव्यू आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि और मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो मैं वीडियो भेजता हूँ प्लीज़ इसको पूरा देखा करें। और क्योंकि इससे जो आपका जो स्टडी करते हो, जो पीडीएफ हम बुक के आपके पास भेजते हैं और कुछ चीज़ें हम सोल्व भी भेजते हैं, किसी हेल्प बुक या किसी गाइड का जो पीडीएफ हम भेजते हैं, उसको भी जब आप देखोगे तो ये आपको सहायता करेगा ये वीडियो। क्योंकि चीज़ों को हम थोड़ा सा जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं, एक एक्सप्लेनेशन उसका करते हैं, वो मुझे लगता है कि आप लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएगा। कल ही मैं एक स्टूडेंट से जैसे फ़ोन पे बात हुई कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, काम कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका काम मेरे पास नहीं आ रहा था। तो बच्चे का कहना ये था कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या समझ नहीं आ रहा है, मैंने उससे पूछा। तो बच्चे का जवाब था कि सर बस कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा आपने पीडीएफ देखा है बुक का? कहता है नहीं। आपने मेरा वीडियो देखा है? कहता है नहीं सर। फिर समझ में कैसे आएगा? प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स जो है बुक का जो टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है उसको पढ़ने का प्रयास करें, और कहीं से बुक अगर अवेलेबल होता है तो उसको पढ़ने का प्रयास करें। और उसके बाद आप ये वीडियो भी देखें, वीडियो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। और रही बात कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप प्लीज़ आप ये सोचकर मत चले कि बस 17 तारीख को खुल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल। इतना आसान नहीं है, वो लंबा चलेगा ऐसा वायरस, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, घर पर रहना, बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, यही इसकी जो है प्रिकॉशंस रहेंगी। और ऐसे में स्कूल इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स से मैं ये आग्रह करूँगा कि वीडियो पूरा देखें। और साथ ही मैं पेरेंट्स से भी ज़रूर एक निवेदन करूँगा कि जिस दौरान बच्चा व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया से पढ़ रहा है, आप बच्चे का पूरा ध्यान रखोगे, क्योंकि कुछ फेक मैसेजेस या फेक कॉल्स या फेक लिंक जो है वो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, जो कि आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और कई बार अकाउंट्स वगैरह की जो है ओटीपी वगैरह पूछ के कोई भी आपके अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो प्लीज़ आज हम इसको, ये थोड़ा ज़रूरी बातें थी, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि मुझे मेरे से जो है ओटीपी वगैरह और अकाउंट नंबर वगैरह पूछने का प्रयास किसी ने किया है। तो उससे पहले मैं वो वीडियो डाल चुका था या वो निर्देश बच्चों को दे चुका था कि किसी ने कोई ओटीपी वगैरह अकाउंट नंबर वगैरह नहीं बताना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस प्रणाली के बारे में अब तक हम पढ़ चुके थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो दौर था, वो दौर जब उनकी मृत्यु तक वो जो है उन्होंने शासन किया। इंटरिम गवर्नमेंट 1947 से लेकर के, और उन्होंने 1964 27 मई 1964 अपनी मृत्यु तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे। और उन्होंने एक समाजवादी तरीके से जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे।
लोकतंत्र को कायम किया, गुटनिरपेक्षता की नीति लेकर के आए और पंचशील सिद्धांत। हम इन चीज़ों को मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो शासन रहा वो बहुत अच्छा रहा। उनकी मृत्यु के बाद जो है संकट गहराया और हर किसी को चिंता थी कि अब क्या होगा, अब क्या लोकतंत्र कायम रह पाएगा, कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा, देश को कौन चलाएगा, क्या तानाशाही स्थापित हो सकती है। कुछ राजनीतिज्ञों कुछ राजनीतिक विद्वानों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्या आगे लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, कहीं पाकिस्तान या और अन्य देशों की तरह सैन्य जो शासन है उसकी भनक राजनीतिक विद्वानों को लग रही थी। तो चिंता का विषय था। ऐसे में मौजूदा जो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के कामराज, उन्होंने इस मामले को बड़ी अच्छी तरह से और बड़े सूझबूझ से इसको सुलझाया और श्री लाल बहादुर शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया। उनका शासन भी बड़ा 20 महीने उन्होंने शासन किया और उनका नेतृत्व भी बड़ा जबरदस्त और उनका व्यक्तित्व भी बहुत जबरदस्त था। उनके समय में जैसे ही आपको पता है कि 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जान माल की बहुत हानि हुई थी, अर्थव्यवस्था बहुत कुछ बिगड़ी हुई थी। इन विरासतों के साथ जो है लाल बहादुर शास्त्री को देश को आगे बढ़ाना पड़ा। खाने पीने की वस्तुओं की कमी थी, सैन्य शक्ति की कमी थी, हथियारों की कमी थी और ऐसे में 1965 का युद्ध जो है लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत को लड़ना पड़ा। बड़े चिंता का विषय था कि क्या किया जाएगा। पाकिस्तान एक तरफ, हमारी जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद का जो एकदम वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व था, कुशल और शांत व्यक्तित्व था, उसका फायदा उठाने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा था। उन्होंने 1965 में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व की वजह से उस युद्ध को भी जीता और कहीं अधिक वो लोगों से जुड़े और यहाँ तक भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रखे, जिससे कि ये भोजन की जो समस्या है इससे निजात पाई जा सके। खुद लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक हफ्ते में एक दिन का व्रत रखते थे, तो लोगों तक उनको जो है पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लोगों ने उनकी बात माननी शुरू कर दी और यहाँ तक कि लोगों ने जो सेना में जाने का अपना लोगों ने आग्रह किया और इसके लिए लोग आगे आए और बहुत बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती हुई। इस प्रकार से जो है बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो है वो सुधारने का प्रयास किया, यानी जो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में बहुत ज़बरदस्त कार्य किया उन्होंने। ऐसे में 1966 में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच एक समझौता होना था, जो कि रूस सोवियत संघ, उस समय का सोवियत संघ जो कि आज ताशकंद उज्बेकिस्तान में चला गया है, तो ताशकंद में एक समझौता होना था। उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जो संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो अब फिर एकदम से जो है संकट गहराता है कि अब जो है कांग्रेस का नेतृत्व या देश किन हाथों में जाएगा। बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, गरीब लोगों को रोटी और कहिए कि बेरोजगारों को रोजगार, जो आप अर्थव्यवस्था या रुपए का जो है करेंसी का अवमूल्यन, ये बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे देश के सामने हो गई थी। अब कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में हो, सिंडिकेट का जो प्रभाव कांग्रेस के ऊपर था, वो इस समस्या को भी बड़ी आसानी से जो है सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें नाकाम रहे। एक तरफ जो है मोरारजी देसाई का कुशल नेतृत्व यहाँ सामने आ रहा था, वो जो मुंबई प्रांत था उसके संयुक्त मुंबई प्रांत आप कहिए, अब जो महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ चुका है,
उसके मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय जो है मंत्री भी रहे, उनका भी एक कुशल नेतृत्व था। तो ऐसे में इंदिरा गांधी के को सिंडिकेट जो है सामने लाना चाहता था, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। रास्ता आसान नहीं था। ऐसे में चुनाव हुआ और चुनाव में जो है इंदिरा गांधी को वो जीत हासिल हुई। कांग्रेस का कार्यकारिणी का जो चुनाव था उसकी बात हो रही है, उसमें जो है इंदिरा गांधी को विजय प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके सामने भी जो है ये गरीबी और बेरोजगारी, अनपढ़ता जो है और देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी समस्या सामने थी। इसमें वो ज़्यादा कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन वो लोगों में एक थोड़ा विश्वास बनाने में कामयाब रही। उनका जो अनुभव था बहुत कम था। हालांकि वो सूचना मंत्री जो है 1 साल तक रही थी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में, लेकिन एक वो प्रभाव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो 1 साल में लोगों पर अपना जो है प्रभाव डालने में कहीं ना कहीं कामयाब रही थी। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि लोग उनको जानना शुरू हो गए थे। जब देश की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो जो हमारे देश के सामने समस्याएं थी उनका समाधान जो है बखूबी कर सकती है, ऐसा विश्वास इंदिरा गांधी ने दिलाया था। अब उनके सामने जो चुनौती थी वो थी 1967 का जो लोकसभा चुनाव है, वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाना था। और ऐसे में अब लोगों के सामने वो क्या क्या जो है लोगों को कैसे विश्वास वो दिला सकती थी, क्या क्या एजेंडा इंदिरा गांधी ने लोगों के सामने रखा, क्या क्या लोगों को विश्वास दिलाए। उसमें सबसे बड़ा था कि जो है लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का उसने प्रतिबद्धता दिखाई और बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया गया। ऐसे में जो गैर कांग्रेसी थे उन्होंने मिलकर के कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया और वो इसमें कामयाब भी रहे। कांग्रेस को सिर्फ 283 सीटें मिली थी और वो बहुमत तो मिला, लेकिन 8 राज्यों में कांग्रेस जो है अपना बहुमत गंवा चुकी थी। 8 में से यूपी में, उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक वो सरकार नहीं चली थी। जल्द ही जो है वहां कांग्रेस की सरकार जो है खत्म हो गई थी और 8 के 8 राज्यों में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इससे पहले 1957 में ही केरला और जम्मू कश्मीर कहे तो वो गैर कांग्रेसी सरकार वहां स्थापित हो चुकी थी। अब इंदिरा गांधी के नेतृत्व जो है 1967 के चुनाव में सामने आया और 283 जो सीटें जीत करके उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। टोटल सीट जो है 520 थी, जिसमें से 283 कांग्रेस को मिली। अब गैर कांग्रेसवाद की अगर बात करें, उसमें राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, वो पहले जो है समाजवादी पार्टी कहिए, सोशलिस्ट पार्टी, और बाद में यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के साथ वो अलग होकर यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में चले गए थे। उनका नेतृत्व बहुत जबरदस्त था और गैर कांग्रेसवाद में उनकी अहम भूमिका रही थी। इधर एक जो है जस्टिस पार्टी के अहम नेता सी नटराजन अन्नादुराई, जस्टिस पार्टी की उन्होंने स्थापना करी थी 1949 में। उससे पहले 1934 में भी जो है उन्होंने पार्टी बनाई थी। जस्टिस पार्टी मद्रास में कार्यरत थी और बाद में उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी का जो है गठन किया था। मद्रास में भी गैर कांग्रेसी सरकार 1967 में बढ़ी। तो ये गैर कांग्रेसवाद में ये दो नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। कहीं ना कहीं हम कहे तो गठबंधन की, अगर ये यहां से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। गठबंधन जो है, जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ होकर के, मतलब एक होकर के चुनाव लड़ने का प्रयास किया और उसमें बिहार में एसएसपी व
पीएसपी और अन्य कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जनसंघ भी उसमें शामिल हुई। तो इन पार्टियों ने मिलकर के बिहार में सरकार बनाई। उधर पंजाब में अकाली दल संत ग्रुप और अकाली दल मास्टर ग्रुप जो है, इन्होंने मिलकर के, और जनसंघ और कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जो है, इन साम्यवादी पार्टी, इन्होंने मिलकर के जो है पंजाब में भी इसी तरह गठबंधन करके सरकार बनाई थी। तो ये था गठबंधन के बारे में जो चर्चा है। और उसके बाद है दल बदल। एक आप पाठ्य पुस्तक से मैं अभी मतलब पढ़ रहा था, और बच्चों को भी मैं बार बार कहता हूं कि आप पाठ्य पुस्तक को जरूर पढ़े। आया राम गया राम, एक 1967 के चुनाव में हरियाणा के एक नेता थे, विधायक थे, गया लाल। वो जो है कांग्रेस से निकलकर दूसरी पार्टी में वो चले गए, और उसके बाद फिर कांग्रेस में आया, और फिर दोबारा कांग्रेस से चले गए, और फिर कांग्रेस, मतलब वो 3 बार उन्होंने 9 घंटे के अंदर 3 बार उन्होंने जो है पार्टी बदली। और राव वीरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के नेता थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो गए थे तो गया राम थे, और आए हैं तो आया राम है। तो ये एक जुमला उस समय बड़ा प्रचलित हुआ था, आया राम गया राम। आया राम गया राम के नाम से जो है गया लाल मशहूर हुए, और हरियाणा की राजनीति में एक जुमला बन गया, आया राम गया राम। दल बदल की जो राजनीति है उसको जो है ये दर्शाता है। तो ये भी बीच में एक पढ़ने को मिला, और पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। उसके बाद जो है हम इसी में आगे जिक्र करेंगे कांग्रेस का विभाजन। आपको पता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो किन कारणों से हुआ? कांग्रेस का विभाजन किन कारणों से हुआ? 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 69 में हुआ, और कहीं ना कहीं प्रीवी पर्स को खत्म करने की जो इंदिरा गांधी की पॉलिसी थी, इन 2-3 बातों से जो है कांग्रेस में फूट पड़ी। राष्ट्रपति का चुनाव इसमें अहम है। राइट और लेफ्ट का मुद्दा था, कहीं ना कहीं सिंडिकेट जो है राइट विंग के माने जाते थे, और युवा तुर्क और कांग्रेस जो है वो जो लेफ्ट की तरफ उनका झुकाव था, साम्यवादी सोच की तरफ उनका झुकाव था, और कहीं ना कहीं सिंडिकेट का पश्चिम सोच की तरफ, पश्चिमवाद की तरफ झुकाव था। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार शुरू में, ये 1967 का जिक्र है सिर्फ, वो जाकिर हुसैन को इंदिरा गांधी लाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद था, सिंडिकेट ने इसका विरोध किया। और बाद में जो है कैंडिडेट 69 में जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कैंडिडेट आया, वो आया नीलम संजीव रेड्डी, और स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर वीवी गिरी जो है इंदिरा गांधी की तरफ से कैंडिडेट रहे। यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था, और स्वतंत्र जो उम्मीदवार था वीवी गिरी, वो राष्ट्रपति बने थे। पहली बार ऐसा हुआ था, किसी बहुमत की सरकार का राष्ट्रपति नहीं बना, वो गैर कांग्रेसी कहिए या स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वहां राष्ट्रपति बना। तो ये फूट का एक मुख्य कारण हम मान सकते हैं। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया गया था, जो कि बहुत बड़ा एक इश्यू बना, और यहां पर इंदिरा गांधी का बहुत पुरजोर विरोध हुआ। ऐसे में पार्टी का अलग होना तय था। पार्टी 2 हिस्सों में बटी, जो कि कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के तौर पर सामने आई। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी, और जो सिंडिकेट था वो कांग्रेस ओ के साथ जो है अलग पार्टी उन्होंने बनाई। सिंडिकेट पर दक्षिण पंथियों से समझौते का आरोप लगा, यानी जो पश्चिमी सोच के थे, दक्षिण पर जो विश्वास करने वाले थे सिंडिकेट के लोग,
इंदिरा गांधी ने उन पर आरोप लगाया कि आपने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वो उनसे पश्चिमी सभ्यता के जो लोग थे उनसे मिले और राष्ट्रपति के लिए वोट करने को उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस की बात उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, तो जिससे कि वो एक बड़ा इश्यू बना था। और वहीं सिंडिकेट के जो लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों से मिलने का आरोप लगाया था। तो इस प्रकार की रस्साकसी जो है ये कांग्रेस के बीच में चलती रही। उसका परिणाम हुआ कांग्रेस का विभाजन दो हिस्सों में, कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस ओ सिंडिकेट के नेतृत्व में अलग अलग बनी थी। अब आगे हम जो विषय आज का था ये मैं जो है प्रीव्यू मैंने अब तक किया, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका था कांग्रेस के विभाजन तक का, लेकिन ये बच्चों को मैं दोबारा एक बार प्रीव्यू करके समझाना चाहता था। अब जो है 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव जो कि टोटल सीट 518 के लिए हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी या कांग्रेस जो आर है उसकी क्या भूमिका रही और क्या प्रक्रिया उन्होंने अपनाई और जो गैर कांग्रेसी थे उन्होंने किन मुद्दों का सहारा लिया और आखिर में जीत किसकी हुई, इस विषय पर जो है हम ये पढ़ेंगे। एजेंडा जो कांग्रेस आर का इंदिरा गांधी का था, क्या क्या एजेंडा उन्होंने अपनाया यहाँ। एजेंडा इसमें सबसे मतलब जो जीत का अहम कड़ी अगर कहें तो उसमें इंदिरा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इंदिरा गांधी का कुशल नेतृत्व, चमत्कारिक नेतृत्व इसमें अहम भूमिका निभा रहा था। लोग इंदिरा गांधी को पसंद करने लगे थे क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुकी थी। लोगों की नजरों में जो इंदिरा गांधी की छवि थी वो अच्छी थी और आगे इंदिरा गांधी ने जो लोगों के सामने बात रखी, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी तरह से लोगों पर हावी थी। 1962 के युद्ध और 65 के युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति भारत की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था। लोग बेरोजगार हो रहे थे, लोग सड़कों पर आ रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। सरकारी कर्मचारियों ने भी जो है आंदोलन चलाए सरकार के खिलाफ। तो ये बड़ी समस्याएं रही। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया उस पर लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने माना कि अगर हम अब की बार कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी को वोट करते हैं तो उसमें हमारी भलाई होगी, हमारा फायदा होगा और गरीबी हटेगी। उसके बाद जो इंदिरा गांधी की समाजवादी जो नीतियां थी, समाज का कल्याण करने की जो नीतियां इंदिरा गांधी ने रखी लोगों के सामने, वो जो एक विचारधारा थी उसको लोगों के सामने लेकर के इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और समाजवादी विचारधारा का पालन करने का उसने आश्वासन दिया और समाजवादी नीतियां लोगों के सामने रखी। ऐसे में जो ग्रामीण भू स्वामित्व था, जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थी उन लोगों को जो है जमीनों या जमीन देने का इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था, या कहिए कि लोगों में कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का आश्वासन उसने दिया था। तो ये भी एक मुख्य विचार था उसका। शहरी संपदा का परिसीमन, जो शहरी संपदा थी, शहरों में जो संपत्तियां थी उनका परिसीमन करने का इंदिरा गांधी ने प्रयास या अपना विचार उसने उस समय रखा था और लोगों ने उस पर विश्वास किया था। लोग कहीं ना कहीं मान रहे थे कि इंदिरा गांधी इन कार्यों को सही तरीके से कर सकती है। आय व अवसरों की समानता, जो लोगों की आय थी कहीं ना कहीं तो कई बहुत लोगों की आय बहुत ज़्यादा थी और गरीब जो तबका था उसकी आय बहुत कम थी। तो इंदिरा गांधी ने जो वो असमानता थी आय की उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का आश्वासन लोगों को दिया और ऐसे में लोगों ने भी ये विश्वास किया कि इंदिरा गांधी इसको खत्म
कर सकती है इस असमानता को। कहीं ना कहीं सभी को जो है बराबर आय मिलेगी। भूमिहीन जो किसान थे, जो किसानी कर रहे थे, जो सरकार के पास जमीनें थी, उसको जो है, जो भूमिहीन किसान थे उनके बीच में बांटने का इसने आश्वासन दिया था इंदिरा गांधी ने। तो ऐसे में लोगों ने विश्वास किया और इंदिरा गांधी को जो है यहाँ बहुमत दिलाने का काम किया। दलित और आदिवासी जो लोग थे उनका भी विश्वास जीतने का इंदिरा गांधी ने प्रयास किया। दलित जो आंदोलन थे उनसे, दलित जो नेता थे, आंदोलनकारी नेता, उनसे मिलकर के इसने आश्वासन लोगों को दिया कि जब सरकार कांग्रेस की बनेगी उसमें दलितों को और आदिवासियों को का जो है उद्धार करने का प्रयास किया जाएगा, उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा, नीतियां बनाई जाएंगी। वहीं अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा था वो उस समय बहुत ऊंचाई पर जो है था और आंदोलन बहुत सारे हो रहे थे। वहीं इंदिरा गांधी ने इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया और उनके सामने बात रखी। उनको इस बात का आश्वासन दिया गया कि आपको भविष्य में जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है काम किया जाएगा, नीतियां बनाई जाएगी और उन नीतियों को लागू किया जाएगा। ऐसे में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा यहाँ इंदिरा गांधी के लिए एक प्लस पॉइंट हम इसको कह सकते हैं कि इस 1971 के चुनाव में जो था वो था महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रॉमिस या विचार। क्योंकि इंदिरा गांधी खुद एक महिला थी और उन्होंने 5 साल का एक कुशल नेतृत्व लोगों के सामने रखा और दिखाया कि इंदिरा गांधी जो है काम कर सकती है और महिलाओं की स्थिति सुधारने का उसने प्रॉमिस किया था। तो ऐसे में महिलाओं ने भरपूर वोटिंग जो है वो इंदिरा गांधी के पक्ष में करी थी। बेरोजगारों का समर्थन इंदिरा गांधी को मिला था। इंदिरा गांधी ने बेरोजगारों के लिए नीतियां लेकर आने का आह्वान किया था और उसने लोगों के साथ जो है इस बात का एजेंडा अपना सामने रखा लोगों के कि वो बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगी। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में इंदिरा गांधी इन कामों को नहीं अच्छे से कर पाई थी। 1971 में ही जो है युद्ध का पाकिस्तान के साथ सामना करना पड़ा था, तो वहाँ बाद में भी बहुत सारी जो है स्थिति खराब रही, तो वो शायद उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाई थी। जो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है वो कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की जो पकड़ थी, मजबूत थी। ऐसे में लोगों का विश्वास कांग्रेस ओ की बजाय कांग्रेस आर में जो है ज़्यादा लोगों ने, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी उसमें ज़्यादा विश्वास लोगों ने दिखाया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व जो है सामने आया और कांग्रेस की जीत हुई। 352 सीटें कांग्रेस को, 518 में से 352 सीटें कांग्रेस आर को मिली थी, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीटें मिली थी और वहीं सीपीआई को 23 और सीपीआईएम को 25 सीटें मिली थी। डीएमके को 23, जनसंघ को 22 सीटें मिली थी। स्वतंत्र पार्टी को 8 सीटें, एसएसपी और पीएसपी को 3 और 2 सीटें मिली थी और कुछ जो है छोटे मोटे दल या आज़ाद उम्मीदवारों ने भी काफ़ी यहाँ सीटें जो है जीती थी, जो कि 43 सीटें जो है स्वतंत्र उम्मीदवारों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने या कोई छोटी मोटी पार्टी जो है वो जीत करके आए थे और सरकार बनी कांग्रेस की, कांग्रेस आर की। प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तो यहाँ हम 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया और परिणामों के बारे में आज हमने पढ़ा। क्वेश्चन भी यहाँ मैं मुख्य तौर पर आज का जो क्वेश्चन है वो यही है, 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में
चुनाव की प्रक्रिया और परिणाम क्या रहे, या उसमें पूछा जा सकता है कि कांग्रेस आर की क्या भूमिका रही। इस पर एक नोट लिखें। तो किसी तरह से भी ये प्रश्न जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी स्टूडेंट से अनुरोध कि वो टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें। टेक्स्ट बुक से तथ्य आपके क्लियर होते हैं और उसके बाद ही आप कोई हेल्प बुक की सहायता आप लेना चाहते हैं बाद में ले। और ये वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स अपने साथियों को जो आपके +2 में और साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई कमी या कोई उसमें सुधार का जो सजेशन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।